जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 39 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 39 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 38 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया रहता है। और साथियों कोई तो क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा एक ही क्वेश्चन को 8-8 बार रिपीट किया गया रहता है। तो साथियों जो रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को अभी कवर कराते हैं। तो पहला नंबर तो टॉपिक हो गया हम लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है वो रहता है हम लोग का दोस्तों टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों टीसीएस का क्यों क्वेश्चन, क्योंकि साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है ना, रेलवे की एग्जाम ये आप लोग की टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है साल 2024 में। तो टीसीएस पैटर्न पर जितना भी क्वेश्चन आप लोग को कवर करने को मिलता है सारे क्वेश्चन को कवर करिए। आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस का जो क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और तीसरा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चाहे आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हो, चाहे एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, या फिर आरपीएफ और ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, सभी के लिए किसी में भी आप लोग का रेलवे से 30% जो क्वेश्चन है ना, 30% क्वेश्चन वो आप लोग का एनसीईआरटी से ही आएगा। दिमाग में बैठा लीजिए दोस्त, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप लोग की जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वो लगभग 30% देखने को फिक्स एकदम मिलती है दोस्तों। और चौथा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि इंटरनल क्वेश्चन। जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होता है ना पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भर्ती में पूछती है दोस्तों। तो ये चारों पैटर्न आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो ये चारों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन जो है हर एक सेट में कवर कराते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन अभी हम लोग कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर हम आप लोग को क्वेश्चन बता दे कि सेट नंबर 39 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आप लोग सेट नंबर 38 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के 38 क्लास को वॉच कर लीजिएगा। और हम लोगों ने साइंस का जो है सेट नंबर 89 तक टोटल क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है साइंस वाला, तो उसका भी लिंक आप लोग के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर के वह क्लासेस को वॉच कर लीजिए, अपने तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है सेट नंबर 39 का कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं, दोस्तों फोकस करिएगा क्वेश्चन पर, नहीं दिया गया है, नहीं किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है, मगर मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है यह निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता है। तो सही जवाब होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा था कि किसका चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है, तो नहीं में आता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर, भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था। तो भारत में दोपहर में पहली बार जो है किसने बजट पेश किया था, तो उनका नाम था यशवंत सिन्हा। उनका नाम क्या है? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यशवंत सिन्हा सही जवाब होंगे दोस्तों। इन्होंने पहली बार दोपहर में बजट को पेश किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। दोस्तों एग्जामिनेशन में कभी भी आप लोग फोकस करिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो पूरा आंसर हम लोग का पलट जाएगा, क्योंकि इन चारों में से कोई एक गलत है और वही गलत हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में प्रधानमंत्री आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं, योजना आयोग के सदस्य भी आते हैं, मगर जो राष्ट्रपति होते हैं ना, हमारे भारत के राष्ट्रपति, ये कभी भी दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन सा नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। तो संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या होगा दोस्तों, आइए देखिए। यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, गलत, ये गलत है। यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता की एकीकृत करता है, जी हाँ साथियों,
संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? तो संघीय सरकार का मुख्य लाभ यह है छोटे भाइयों कि यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर, संघीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो बता दें आप लोगों को दोस्तों कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है यह कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है दोस्तों? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पहले पूछा गया है, स्टेट लेवल भी एग्जाम में पूछा गया है और ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली कहां से? तो ब्रिटेन से ली गई। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है। अच्छा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कवर कराने से पहले आप लोग को हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग के लिए बतलाना चाहेंगे। देखिए बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया हम जो है बाहर कार्य करते हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो बाहर रिक्शा चलाते हैं, फिर भी जो है अपने तैयारी को जो है मजबूत करना चाहते हैं, बाहर में टेम्पू वगैरह यूज करते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं और फिर भी अपने घर को भी चला रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का इधर रेलवे का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो वो लोग भाई का हमारे पास उन सभी भाइयों का मैसेज आ रहा था कि भैया हम लोगों के लिए कोई स्पेशली ऐसा नोट्स बना दीजिए ताकि हम लोग जो है बाहर कार्य भी करें और अपने मोबाइल में नोट्स को भी इजीली पढ़ सके। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स तैयार कर दिया है। इस नोट्स में मैंने 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखा है। ठीक है, 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए मैंने रखा है और साइंस से इसमें मैंने 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखा है दोस्तों। जीके से मैंने इसमें आप लोगों के लिए 8,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखा है। स्टैटिक जीके से हम लोग बात कर ले तो स्टैटिक जीके से दोस्तों इसमें आप लोगों के लिए 2,000 क्वेश्चन रखा गया है। इसी प्रकार मैथ विद सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए मैंने पूरा जो है कॉम्बो कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आप लोग एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो एनटीपीसी वाले भाई के लिए हम इसमें कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट अलग से दे रहे हैं। कंप्यूटर का भी जो सब्जेक्ट है वो भी अलग से दे रहे हैं, जिसका कि अलग से 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखा है कंप्यूटर का। यानी कि टोटल क्वेश्चन जोड़िएगा तो 20,000 प्लस 4,000 कितना होता है? 24,000 क्वेश्चन आप लोग को टोटल हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये सारे कैसे क्वेश्चन हैं? तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है टॉपिक कौन सा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दूसरा है टीसीएस का क्वेश्चन। तीसरा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चौथा टॉपिक है आप लोग का इंटरनल एग्जाम वाला क्वेश्चन, यानी कि कोटा वाला क्वेश्चन। ये चारों पैटर्न को मिला करके मैंने रेलवे के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स बनाया है। और इस नोट्स में अलग से आप लोगों के लिए एक और चीज है, स्टैटिक जीके में मैंने जोड़ दिया है, रेलवे से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि रेलवे और रेलवे का मुख्यालय। जैसे यहां पर देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है कवर कराए हैं मैंने नोट्स में। तो अगर आप लोग नोट्स ले लेते हैं दोस्तों तो हम आप लोग को गारंटी कहते हैं ना कि रेलवे का एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें सारे आप लोग को मैंने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं। और हाँ, नोट से लेकर के मोबाइल में रखने से, ऐसे फोटो की तरह देखने से नहीं होगा। कम से कम 2 बार किसी भी सूरत में, कितनी बार? तो 2 टाइम्स किसी भी सूरत में दोस्तों आप लोगों को इस नोट्स को पूरा पढ़ना होगा। नहीं पढ़िएगा नहीं होगा भैया, साफ साफ बोलते हैं। नोट से लेकर के मोबाइल में रखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, पूरे लाइफ बैठे रह जाइएगा ऐसे और मालूम कर चलेगा कि भाई हमारे प्रिपरेशन कर रहे थे और उम्र गुजर गया, कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग 2 टाइम उसको किसी भी हालत में पढ़ लीजिएगा। इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को? इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, 7870141238 आप लोग के लिए नंबर प्रोवाइड कराया गया है। व्हाट्सएप करके बोलिएगा कि भैया हमें रेलवे के लिए जो 20,000 प्लस क्वेश्चन और फिर जो प्लस में कंप्यूटर का, अगर आप लोग एनटीपीसी का कैंडिडेट हैं तो कंप्यूटर वाला भी मांग लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कि हमें टोटल जो है स्पेशल रेलवे का नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम लोग इजीली जो है रेलवे के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ये इतने यानी कि 24,000 प्लस क्वेश्चन को जो है साथियों आप लोग को प्राप्त करने के लिए मात्र कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? तो 1 एंड ओनली 70 रुपीज आप लोग को पे करने होंगे। मात्र 70 रुपए में दोस्तों रेलवे का पूरा कॉम्बो कॉम्बिनेशन हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए हैं।
जो भी कैंडिडेट्स बाहर रहते हैं, बाहर रह करके भैया अपने घर को भी चला रहे हैं और अपने तैयारी को भी करना चाहते हैं, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे भी है जो कि पटना में प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोचिंग क्लासेस जो है जाकर के घर घर बच्चों को पढ़ा करके अपना जो है खर्चा भी चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाइयों के लिए मैंने ये नोट्स प्रोवाइड कराया है, क्योंकि वो लोग भाई जो है बैच वगैरह नहीं भाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली आप लोग नोट से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। 2 टाइम किसी भी सूरत में आप लोग को पढ़ना होगा, इतना दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान से भारतीय कानून की अवधारणा संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि का प्रेरण मिली है? तो ये भी सही जवाब होगा हम लोग का ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आप लोग का नंबर भी मिल जाएगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग का ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जिसका सही जवाब ब्रिटिश संविधान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से कर रहा है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कि संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? दोस्तों संसद जो है किसके बिना काम नहीं कर सकती है हमारे दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं, हम लोग के क्वेश्चन में दे दिया गया है नहीं। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बिना काम कर सकती है, इनसे कोई संसद को दिक्कत नहीं है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के भी बिना कार्य कर सकती है, राष्ट्रपति के भी बिना संसद कार्य कर सकती है, ठीक है। मगर संसद के सदस्य के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो संसद के सदस्य के बिना संसद काम नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य जो है राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? कौन सा काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं दोस्तों? तो आइए देखिए, उपराष्ट्रपति का चयन नहीं, धन विधेयक पर रोक नहीं, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। जी हाँ साथियों, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। कौन सा कार्य? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना जो है ये सिर्फ काम राज्यसभा ही के ही सदस्य कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कार्यपालिका न्यायक के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संविधान के दोस्तों कौन से भाग में वर्णित है? तो सही जवाब होगा हम लोग का नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कि कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत जो है संविधान के कौन से भाग में? तो नीति निर्देशक तत्व के भाग में निहित है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है दोस्तों? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको न्यायाधीश को दूसरे किसी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी कि भेजना हो तो उनके लिए कौन अधिकृत है? तो उनके लिए राष्ट्रपति। कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं कि कोई भी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। ये सिर्फ काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गांव में बूढ़े बुजुर्ग बड़ा पूछते हैं और पूछ करके भैया बड़ी लजवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये सिर्फ पहले जो है होता था हमारे साथ, गाँव में जाते थे ना तो कभी भी बुला लेंगे, बैठा करके पूछने लगेंगे कि इसका जवाब बतलाओ। तो देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का यतो धर्मस्तते जया। यतो धर्मस्ततो जया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे नोट्स में आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं, मगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग ये सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ये सब क्वेश्चन तो इजी है, ये सब क्वेश्चन का क्या जवाब देना, मगर फिर भी देखिए 2017 में ये पूछ दिया था। एनटीपीसी CBT 2 में आप लोग का 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, इतना इजी क्वेश्चन। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन में वास्तविक हुआ? तो सही जवाब 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? तो सेवानिवृत्ति आयु कितनी सी है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कितने दिनों तक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कितने दिनों तक कार्य कर सकते हैं? तो 65 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना होगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो आप सभी को मालूम होगा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है शपथ एक ही पर्सन दिला सकते हैं और वो कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो चुनाव है वह किस प्रकार? लोकसभा द्वारा, लोकसभा के सलाह के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान देना है आप लोग को कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव जो है वो किस प्रकार होता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो चुनाव है वो किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब निकलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 70 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद पर निर्णय या फिर न्याय देने का मूल्य अधिकार है? किस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है दोस्तों? तो आइए देखिए, सही जवाब संविधान का स्पष्टीकरण संबंध में नहीं, विधि से संबंधित कानून की में नहीं, ये दोनों नहीं होगा। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद पर निर्णय या फिर न्याय देने का मूल्य अधिकार है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश से कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो भैया ये हम अभी क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं, थोड़ा सा ऐसे ही, वही बात हम बार बार बोलते हैं, कभी इस कान ऐसे पकड़ाएगा ये वाला हाथ से, कभी कहेगा कि पीछे से घुमा के ये वाला कान पकड़ लो। ठीक है, तो ये मतलब वही वाला बात है कि क्वेश्चन एक ही है, उसको बस गोल गोल घुमा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम आप लोग को कराए हैं, 65 वर्ष सही जवाब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सही नहीं है यानी कि जो गलत है इन चारों में से उसके बारे में बतलाना है। आइए देखिए कौन सा गलत है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में पूछ रहा है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है? गलत, पहला नंबर ही हो गया हम लोग का सही। एक से ज्यादा नहीं ना दिया गया है, नहीं एक से ज्यादा ऑप्शन में नहीं है, यानी कि तीनों जो है सही दिया गया है, पहला नंबर हम लोग का गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यह कथन गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या फिर तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो आइए देखते हैं सही जवाब, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या फिर तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, केवल तब जब वह सलाह मांगता है, केवल तब जब वह सलाह मांगता है तब, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या फिर तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यानी कि देता है केवल तो जब उनको जो है सलाह जो है मांगे तब, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा? तो ध्यान रखना है आप लोग को दोस्तों, कि सर्वोच्च न्यायालय में कभी भी कोई भी व्यक्ति जाता है तो आप लोग को आवेदन जो है वो अंग्रेजी में करना होगा, यानी कि इंग्लिश में करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यही रूल है, अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेज का आज भी भैया करा दरा हमारे इंडिया से नहीं हट रहा है। भैया आप ही बतलाओ, हम लोग का जब भाषा ही हिंदी लैंग्वेज है तो हम लोग हिंदी में क्यों नहीं दे सकते हैं दोस्त? आप ही खुद सोच करके देखो, अंग्रेजी में क्यों दे? हमको नहीं आता है तो हम क्यों दे? सोचने वाली बात है, बदलना चाहिए सरकार को, मगर क्या ही कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई भी व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, किस लैंग्वेज में करेगा? तो अंग्रेजी में करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। मगर गलत है तो हटा देना चाहिए था, वैसे अब भैया सरकार की मर्जी। 22 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार के द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली डैश में जाता है? किस में जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा भारत का लोक लेखा, भारत का
आकस्मिकता निधि नहीं, भारत की समेकित निधि, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। देखिए संघ सरकार के द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली डैश में जाता है, किस में जाता है, तो भारत की समेकित निधि में जाती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग की सही जवाब होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जजों का जो वेतन है यानी कि तनख्वाह वो किससे आहरित होता है? तो सही जवाब होगा हम लोग का संचित निधि से। किससे आहरित होता है दोस्तों? तो संचित निधि से। और ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संचित निधि इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग नोट्स लिए हैं तो खैर उसमें तो हम आप लोग को प्राप्त करवाए हैं, मगर नोट्स नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। एक दिन एग्जाम देने से पहले एक दिन जो भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करते हैं ना उसको रिविजन करके जाइएगा, अच्छा रहता है एग्जाम के लिए। 24 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास होती है दोस्तों? तो वृद्धि करने की जो शक्ति है ना वो संसद के पास है दोस्तों। किसके पास है? तो ध्यान रखना है आप लोग को, संसद के पास है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो निर्णय जो है हमारे दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय जो है वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? कौन से भाग में है दोस्तों? तो सही जवाब भाग 5 में है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले भी बहुत बार करा चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों स्टेट लेवल के भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, रेलवे में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको नोट्स में बना लीजिएगा। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स में वैसे हम डाले हैं मगर नहीं लिया है आप लोग नोट्स, तो जरूर से जरूर इसको नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महान्यवादी की नियुक्ति करता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आप लोग को करा चुके हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। 28 नंबर, केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केरल का उच्च न्यायालय जो है यह कहां पर स्थित है? ये पूछने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिरुवनंतपुरम नहीं, कोचीन नहीं, एर्नाकुलम होता है, ठीक है। एर्नाकुलम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का। केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में आते हैं? तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग जरूर से जरूर नोट में बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। नोट कर लीजिएगा जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका हम आप लोग को अभी सही जवाब बतला देंगे। उससे पहले अगर आप लोग दोस्तों नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस नोट से आप लोग जो है घर बैठे बैठे कहीं कुछ कार्य भी कर रहे हैं तो इजीली आप लोग इस नोट से जो है अपने प्रिपरेशन को मजबूत करके रेलवे के एग्जाम के क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। कितने में नोट से दिया जा रहा है? मात्र 70 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का नोट से दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। मात्र 70 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को? व्हाट्सएप करना है। और अगर आप लोग एनटीपीसी वाले कैंडिडेट्स हैं तो मैसेज कर दिएगा भैया हम एनटीपीसी वाले भाई हैं, तो आप लोग को 20,000 क्वेश्चन के साथ साथ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन फ्री में दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आप लोग को फ्री में दिया जाएगा 20,000 क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। और मात्र 70 रुपए में ही कंप्यूटर का भी फ्री में मिलेगा अगर आप लोग एनटीपीसी का, क्योंकि एनटीपीसी में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज चैनल पर नए विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। और हाँ, आप लोग को एक और बातें बतलाना चाहेंगे दोस्तों, आज ही आप लोगों को
दिन में देखिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किए हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सारा कट ऑफ आज आप लोग को हम बतलाए हैं। तो आप लोग जा करके चैनल पर जो है देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग एनटीपीसी में फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों, जा करके देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कुछ को अगर कमी रह जाती है तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उस कमी को जरूर पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।